एक लकड़हारा वुड कटर लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है और लकड़ियां बेच देता है एक कारपेंटर को। वो कारपेंटर उससे टेबल बनाता है और सीनियर कारपेंटर को बेच देता है और सीनियर कारपेंटर से कस्टमर तक पहुंचता है टेबल। इस पूरे प्रोसेस में डबल काउंटिंग कहां हुई ये हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। अब हम लिख के करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये लिख दिया भैया टॉपिक हमने, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और शुरुआत वही पेड़ और लकड़हारा। तो यहां बनाता हूं मैं पेड़, ये बनाया हमने पेड़, और ये है आपका प्यारा लकड़हारा। ये इसकी कुल्हाड़ी है ना, बिल्कुल यही वाली। इसी कुल्हाड़ी से इसने पेड़ काटे हैं। तो पेड़ काटकर इसने लॉक्स बना लिए पेड़ के। देखो ये लॉक्स हैं पेड़ के, ये देखो ये लॉक्स पेड़ के हैं। ठीक है भाई। तो पेड़ काट के लकड़ियां इसने बेच दी है एक जूनियर कारपेंटर को। जूनियर कारपेंटर। और इस कारपेंटर ने, अच्छा कितने में बेचे? ये 500 रुपए में बेचे इसने। तो यहां पे हम लिख देते हैं ₹500। ₹500 में इसने जूनियर कारपेंटर को बेच दिया लकड़ियां, और ये इसने बना दिया यहां पे टेबल। कील व्हील ठोक के भैया टेबल बना दिया। ठीक है, यहां लिख लेते हैं पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, भाई लकड़हारे ने कितने में माल बेचा? ₹500 में माल बेचा इसने। फिर है वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट, इसने कितना पैसा लगाया भैया? इसने इनपुट, लकड़हारे ने क्या इनपुट लगाया? कुछ भी इनपुट ही लगाया, सिंपल गया लकड़ी काट के ले आया। तो इनपुट लगा इसका 0। और वैल्यू ऐड कितनी की इसने? वैल्यू ऐड, वैल्यू एडिट का मतलब अपनी तरफ से इसने क्या चीज प्रोड्यूस की? इसने ये लकड़ियां प्रोड्यूस की है जो कि 500 रुपए में बिकी हैं। तो यही है इसका वैल्यू एडिड। इसने 500 रुपए की वैल्यू ऐड की है, 500 रुपए बनाए हैं लकड़ियां काटकर। ठीक है भाई, चलिए जी। अब ये जो जूनियर कारपेंटर है, इसने लकड़हारे से 500 रुपए में ये खरीदा है, लकड़ी खरीदी है। तो ये हो गया इसका वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट भैया 500 रुपए में इसने लकड़ियां खरीद ली है। अब इस लकड़ी से, जो लकड़ियां खरीदी है, इससे टेबल बनाने के लिए जूनियर कारपेंटर ने कील लगाई है भाई, इसके अंदर फेविकोल लगाया, लकड़ी काटी है उसको। तो अपनी तरफ से उसने खर्चा भी तो किया है। कील का जो है ना, कील कील ठोकने का खर्चा होगा, फेविकोल का खर्चा होगा, एक अगर उसने अपने साथ एक मजदूर लगा रखा है तो उसका भी खर्चा होगा। तो इसने जो वैल्यू ऐड की है, वैल्यू ऐड की है इसने अपनी तरफ से, वो 200 रुपए ऐड की है। ठीक है भाई, इसमें इसका प्रॉफिट भी शामिल मान लेते हैं इसके अंदर। तो अब ये कितने का बेचेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका कितना हुआ भाई? 500 की खरीदी, 200 रुपए इसने खुद अपनी तरफ से लगाए, तो 700 रुपए में इस जूनियर कारपेंटर ने ये माल बेच दिया, ये टेबल बेच दिया सीनियर कारपेंटर को। सीनियर कारपेंटर, सीनियर कारपेंटर को मामला बेच दिया, ये टेबल बेच दिया 700 रुपए में। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। सीनियर कारपेंटर क्या करेगा भाई? इस सीनियर कारपेंटर ने ये जो टेबल इसको मिला है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 में बेचा है, तो इसका वैल्यू ऑफ इनपुट हो गया, वैल्यू ऑफ इनपुट इसका सीनियर कारपेंटर का वैल्यू, इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो इसका इनपुट है, 700 में इसने लिया है। वैल्यू एडेड, अब इस सीनियर कारपेंटर ने क्या किया इसके अंदर भाई? सीनियर कारपेंटर ने इस टेबल को सजा दिया। सबसे पहले इसके नीचे व्हील लगाए, देखो व्हील लगा दी। ठीक है, ड्रॉर लगा दी, देखो ये ड्रॉर लगा दी, ड्रॉर होती है ना, ड्रॉर लगा दी टेबल में। ड्रॉर इंपॉर्टेंट होती है भैया सामान वामान रखने के लिए। आजकल तो ये यहां पे शीशा लगा दिया, ये इसके ऊपर यहां ग्लास लगा दिया, शीशा लगा दिया, और शीशे के अंदर जो है मार्बल्स रख दिए। ये देखो जी, ये मार्बल्स रख दिए शीशे के अंदर, है ना। तो अपनी तरफ से
सीनियर कारपेंटर ने काफी सारी वैल्यू ऐड की है ना। इसमें पैसा लगा भैया, व्हील आई है, ड्रॉर लगे हैं, मार्बल्स लगे हैं, शीशा लगा है, तो अपनी तरफ से इसने 300 रुपए इसमें लगाए। ठीक है भाई, 700 का खरीदा था इससे, इनपुट इसका हो गया 700 का, 300 रुपए उसने अपनी तरफ से लगाए हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो इसका हुआ वो हुआ 700 प्लस 300, 1000 रुपए। 1000 रुपए में इसने कस्टमर को टेबल बेच दिया 1000 रुपए में। ठीक है जी, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये यहां पे अभी मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहां हुई है। ये पूरा प्रोसेस है पेड़ से लकड़ी बनने से लेकर कस्टमर तक टेबल पहुंचने तक, पूरी कहानी में। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन स्टेज क्या है। भाई ये एक तो ये जो वुड कटर है, ये पहली स्टेज है। वुड कटर जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इसने लकड़ियां बनाई है। जूनियर कारपेंटर सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इसने टेबल बनाया है। सीनियर कारपेंटर थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इसने टेबल को और अच्छा बनाकर कस्टमर तक भेज दिया है। ये 3 प्रोडक्शन स्टेज से ये टेबल निकला है, तब जाकर फाइनली ये कस्टमर तक पहुंच गया है। ठीक है जी। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब यह होता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हर प्रोडक्शन स्टेज से होकर गुजरता है, तो एक से ज्यादा बार उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट काउंट कर ली जाती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया जाता है। देखो कैसे, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हम इसकी लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं, ईच स्टेज की लेते हैं, तो पहली स्टेज की वैल्यू ऑफ आउटपुट रही 500 रुपए, प्लस दूसरी स्टेज की रही 700 रुपए, और तीसरी स्टेज की रही 1000 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? ये 2200 रुपए हो गया, है ना। 7 5 12 और ये 2200 रुपए इसकी वैल्यू आ गई। 2200 रुपए इसकी वैल्यू आ गई किसकी? टेबल की। जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू है ये 1000 रुपए, 100 कह रहा हूं, 1000 रुपए इसकी एक्चुअल वैल्यू जो कस्टमर तक उसको मामला मिला है। ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हर स्टेज से गुजरता है, तो हर स्टेज से उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा वैल्यू ऑफ आउटपुट में बार बार कह रहा हूं, इसको नॉर्मल भाषा में सेल कह सकते हैं। सेल कह सकते हैं इसको। हर बार उसको ऐड कर लिया गया है। यही तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का सॉल्यूशन की बात करते हैं, हाउ टू अवॉइड इट। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यहां क्रिएट हो गई है। ये जो 2200 रुपए है, ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की वजह से इसकी वैल्यू आई है टेबल की। बार बार मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको अवॉइड कैसे करें, इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करें, तो यहां लिखते हैं हाउ टू अवॉइड। इसको मिटा देते हैं पहले। हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो भाई 2 मेथड है इसकी। एक कह रहा है फाइनल आउटपुट लो आप, फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब ये हो गया कि एंड में जिस पैसे में कस्टमर तक माल पहुंचा है, वो फाइनल आउटपुट आप ले लो। जैसे कि 1000, ये आपने लिया 1000 जो है वो आप फाइनल आउटपुट ले लो, ये हो जाएगा। अब ये क्यों कह रहा है फाइनल आउटपुट लेने के लिए? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो आउटपुट है 500, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 500 इसका इनपुट हुआ, ये इसमें इंक्लूड हो गया। 700 इसका इनपुट हुआ, ये इसमें इंक्लूड हो गया। तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्स्ट स्टेज का है, वो सेकंड स्टेज में इंक्लूडेड है, और सेकंड स्टेज का थर्ड स्टेज में इंक्लूडेड है। इसीलिए तो डबल काउंटिंग हो रही है। तो इतना क्यों करना, इतना मत्थापच्ची क्यों करना? डायरेक्ट कस्टमर तक माल जो पहुंचा है, उसे एक वैल्यू को ले लो आप। वो ले लिया आपने 1000, तो फाइनल आउटपुट मेथड 1000 इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो एक और मेथड है, उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू
एडेड मेथड। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हर स्टेज में जिस जिस बंदे ने अपनी वैल्यू ऐड की है उसको ले लो भैया, जिसने अपनी वैल्यू ऐड की उसको ले लो। जैसे लकड़हारे ने अपनी वैल्यू ऐड की है, कौन सी वाली, ये की है 500 रुपए, इसको ले लो जी, ये ले लिया 500। प्लस जूनियर कारपेंटर ने अपनी तरफ से जो लगाया है, अपनी तरफ से जो मेहनत लगाई है वो 200 रुपए की लगाई है, तो इसको ले लो 200 रुपए। प्लस सीनियर कारपेंटर ने अपनी तरफ से जो मेहनत लगाई है, जो उसके अंदर माल लगाया है, अपना प्रॉफिट लगाया है, वो सारा का सारा 300 रुपए है, तो ये ले लिया 300 रुपए। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो अब भी ये वही आएगा 1000 रुपए। ठीक है जी, ये 1000 रुपए आएगा। शायद आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, ये 500, 200 और 300 इनको ऐड किया 1000 आया। ऊपर लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ये लीजिए, या वैल्यू एडेड यहां कर लेते हैं इसको यहां, इसको हम यहां पे कर रहे हैं। तो इसने लगाया 500 प्लस इसने अपनी तरफ से लगाया 200 प्लस इसने अपनी तरफ से लगाया 300, तो टोटल हो गया 1000। ये हो गया जी आपका डन। तो दो मेथड है, फाइनल आउटपुट ले लो या वैल्यू एडेड, हर स्टेज की वैल्यू एडेड ले लो। इन दो तरीकों से हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखना है इसको, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम करते हैं अगला टॉपिक, वो है हमारा प्रिकॉशंस वाला टॉपिक। ये मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको पूरे को हमने यहां से मिटा दिया, खत्म। चलिए अब हम करेंगे प्रिकॉशंस। हमारा जो अब टॉपिक आ गया है वो है प्रिकॉशंस का। लिख देते हैं प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियां, सावधानियां। भाई इसका मतलब यह होता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हमें बहुत दिमाग लगाना चाहिए, बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर उन सावधानियों को इग्नोर, इन प्रिकॉशंस को इग्नोर कर दिया गया तो नेशनल इनकम गलत आएगी। ठीक है, और नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। इन तीनों मेथड से निकालने की, मतलब तीनों मेथड की अलग अलग सावधानियां हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि प्रिकॉशंस while calculating national income by income method। मतलब इनकम मेथड से जो हम निकालेंगे नेशनल इनकम मेथड से जो हम निकालेंगे नेशनल इनकम, तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो भाई इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने, वो ऐसे है कि एसएससी इलीगल टैक्स को ट्रांसफर करती है, करती है। एसएससी इलीगल टैक्स को ट्रांसफर करती है। दोबारा लिख देता हूं, शायद वो आ रहा होगा। इलीगल टैक्स को यहां लिख दो, ट्रांसफर करती है। वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो यहां से हम पॉइंट निकालते हैं। पहला है एस, पहला क्या है एस। तो भाई देखो पहला पॉइंट बनेगा कि क्योंकि इनकम मेथड से कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे इनकम फ्रॉम, इस एस का मतलब है सेकेंड हैंड गुड, इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड, यानी कि सेकेंड हैंड गुड को बेचने से जो इनकम हुई है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो ऐसा है कि जब मान लीजिए एक नई कार है,
जिस साल वो बनी थी उस साल की नेशनल इनकम में आ चुकी है। अब उसको आप जितनी बार भी बेचोगे वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। भाई एक चीज को पहली बार बेचोगे तो नेशनल इनकम में आ गई भैया, वो भैया प्रोडक्शन हो गया। अब बार बार उसको बेचोगे तो भाई उसकी वैल्यू तो बार बार ऐड हो जाएगी ना नेशनल इनकम के अंदर, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए वो नहीं आएगी। रीजन इसका क्या लिखेंगे, वेरी सिंपल रीजन है इसका। रीजन है कि एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ प्रोडक्शन, जिस साल वो बनी थी, फर्स्ट टाइम जब वो बिकी थी, तभी उस साल की नेशनल इनकम में आ चुकी है। अब करेंगे दोबारा हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये बनता है, ठीक है। ध्यान ये रखना, ये जो एस है ये सेकेंड हैंड गुड को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं जी। दूसरा पॉइंट है इसका, ये जो एस है, ये वाला दूसरा एस, इस एस से बनेगा इनकम फ्रॉम शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को बेचकर जो पैसा आया है वो भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि भाई शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर केवल पेपर क्लेम्स होते हैं, एक कागज का टुकड़ा ही तो होता है। आज ये शेयर मेरे नाम है, कल को आपके नाम हो जाएगा। मैंने शेयर आपको दिया, आपने मुझे पैसे दिए, क्या इस एक्टिविटी से कुछ प्रोड्यूस हुआ? देश के अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई? नहीं हुई। सिर्फ एक बंदे का नाम लिखा था उसके ऊपर, अब उसके ऊपर दूसरे बंदे का नाम लिख गया, बस ट्रांसफर हुआ है, नेम ट्रांसफर हुआ है। इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। एज क्यों नहीं आएगा? रीजन इज वेरी सिंपल कि दे आर ओनली पेपर क्लेम्स। केवल पेपर क्लेम्स होते हैं। नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है इस तरह की सेल में। फाइन, दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट करते हैं इसका। ये देखो सी लिखा हुआ है, सी जो पॉइंट है इससे बनता है कमीशन। तो इनकम फ्रॉम कमीशन कहां से मिलेगा? इन दोनों चीजों को बेचने से मिलेगा। हम ये सेकेंड हैंड लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम कमीशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड। अभी समझाता हूं, ये नेशनल इनकम में आएगा भैया, ये नेशनल इनकम के अंदर आता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई पुरानी गाड़ी आप बेच रहे हो और गाड़ी आप खुद नहीं बेच रहे हो, आप किसी एजेंट के थ्रू बिकवा रहे हो। अब वो एजेंट है, वो आपकी गाड़ी दिखाएगा किसी बंदे को, किसी पार्टी को दिखाएगा, और वो बीच में मिडिल मैन है जो आपके और आपकी गाड़ी खरीदने वाले के बीच में कड़ी का काम कर रहा है। तो भैया वो तो मेहनत कर रहा है ना, वो तो पार्टी को मिलवा रहा है, उनको गाड़ी दिखा रहा है, पिक्चर भेज रहा है, ये सब मतलब वो तो मेहनत कर रहा है। अपना ऑफिस खोल के बैठा बंदा, वो तो मेहनत कर रहा है। तो वो जो इनकम कमाएगा, जो आप उसे कमीशन दोगे और सामने वाला बंदा उसे कमीशन देगा, वो कमीशन नेशनल इनकम में आता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की फैक्टर इनकम है, मेहनत की कमाई है उसकी, भाई उसका काम ही है ना। तो इनकम फ्रॉम कमीशन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में आएगा। क्यों? क्योंकि एजेंट की फैक्टर इनकम है। रीजन क्या लिखेंगे इसमें? रीजन लिखेंगे एज इट इज द फैक्टर इनकम ऑफ एजेंट। ये एजेंट की फैक्टर इनकम है। अब आगे चलते हैं, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। इलीगल, इसका मतलब है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। इनकम फ्रॉम, ये इनकम लिखा है भाई, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती है भैया। चोरी कर ली, छीना झपटी कर ली, गले पे चाकू रख के पर्स छीन लिया, एटीएम को रॉब कर लिया, गार्ड को मार के एटीएम उठा के भाग के ले गए आप, ये सब चीजें इकोनॉमिक क्राइम है। इनसे अगर पैसा आप कमा रहे हो तो वो इलीगल एक्टिविटी है, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। इकोनॉमिक क्राइम, रीजन इसका है इकोनॉमिक क्राइम। ठीक है, ओके। पांचवें पॉइंट पे चलते हैं।
पांचवा जो पॉइंट है आपका वो है टैक्सेस। भाई टैक्सेस, इनकम फ्रॉम टैक्सेस, इनकम फ्रॉम टैक्सेस, ध्यान से सुनना, इनकम फ्रॉम टैक्सेस ये भी नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। दरअसल ये ना इनकम फ्रॉम टैक्सेस ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि गवर्नमेंट को जो इनकम होती है, जनता से जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, वो टैक्स से जो गवर्नमेंट को इनकम हुई है वो नेशनल इनकम में नहीं आती, क्योंकि टैक्सेस कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट है। टैक्स के बदले सरकार पर्सनली किसी को कुछ नहीं देती। आप पर्सनली टैक्स भरते हो तो पर्सनली आपको सरकार कुछ नहीं देती। सरकार समाज के लिए करती है लेकिन पर्सनली नहीं करती, इसलिए टैक्स जो है वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, इसलिए वो नहीं आएगा। और ट्रांसफर करती है, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया। नंबर 6 में यहां लिख रहा हूं, 6 नंबर यहां लिख रहा हूं, कहां गया, ब्लैक मार्क किया, 6 पॉइंट यहां लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर इनकम, सिंपल सा मतलब है इसका ट्रांसफर इनकम जो होती है वो भी नेशनल इनकम में नहीं आती, क्योंकि ट्रांसफर इनकम के बदले इन रिटर्न कुछ नहीं दिया जाता। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ट्रांसफर इनकम होती है जैसे डोनेशन हो गई, जैसे चैरिटी हो गई, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, इन सब से जो पैसा मिलता है आपको वो ट्रांसफर इनकम है, उसके बदले आप कुछ नहीं करते, इसलिए ये नेशनल इनकम में नहीं आती। ये सावधानियां बरतनी होती है आपको, ये सब सावधानियां हैं जब इनकम मेथड से नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, चलिए जी, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करते हैं सावधानियां, करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है, तो यहां इनकम को मिटा देते हैं, टॉपिक वही है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर खर्चे वाला एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, तो भाई एक्सपेंडिचर थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं आपको, बाकी सब कुछ सेम है, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। देखो जी, इसको मिटा देते हैं हम, इन सब को मिटा देते हैं। चलिए जी, एसएससी इसमें भी रहेगा। एसएससी फाइनल गुड को ट्रांसफर करती है, को ट्रांसफर करती है, ये इसकी लाइन है जिसके बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एस, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो ना आगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन, वही एस का मतलब सेकेंड हैंड गुड, सेम है जी। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। रीजन इसका वही है जो पहले मैंने, जो इससे थोड़ी देर पहले कराया, वही रीजन है इसका। दूसरा पॉइंट करते हैं इसका, एक्सपेंडिचर ऑन एस, शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। इसका रीजन भी वही है जो थोड़ी देर पहले दिया है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है सी, एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन, ये आएगा नेशनल इनकम में, यस इट इज इंक्लूडेड। इसका रीजन भी वही है जो थोड़ी देर पहले दिया था, अब चेंज है भाई, अब चेंज है। नंबर 4, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड, ये भी नेशनल इनकम में आएगा, ये नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि फाइनल गुड पर किया गया खर्चा कहलाता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। रीजन इसका लिखें, क्योंकि इस पर जो खर्चा कर रहे हैं उसे बोलते हैं क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन
एक्सपेंडिचर, और ये नेशनल इनकम में आता है, इसलिए ये आएगा। पांचवा पॉइंट करते हैं इसका, ट्रांसफर, वही है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स, जो भी हम ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। रीजन वही है कि इसके बदले कुछ रिटर्न में ना दिया जाता है ना लिया जाता। वन वे ट्रांसफर है ये, वन वे, हमने पैसा दे दिया, हमने खर्चा कर दिया, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में नहीं आती। पॉइंट्स वही है, डोनेशन, चैरिटी, ये सब जो है इसी का वही पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड से और कर लेते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, और उसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। वो एग्जाम में आने वाली चीज है भाई, वो भी करते हैं। ये इसको आप लिख लेना, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, एसएससी तो इसमें भी रहेगा, यहां से चेंज है ये, यहां से ये चेंज है। तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड ये नाम है इसका, मार्कर कहां चल, ओके, ये आउटपुट मेथड हो गया आपका। इसका एक नाम और भी है, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और एक नाम और भी है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, किसी भी नाम से बेटा पूछ सकते हैं आपसे, आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो इससे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं उसको करते हैं। एसएससी इसमें भी रहेगा, अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड को ट्रांसफर करती है, नहीं ट्रांसफर नहीं है, इंटरमीडिएट गुड का स्टॉक रखती है, इंटरमीडिएट गुड का स्टॉक रखती है, स्टॉक रखती है एसएससी। दो तो बिल्कुल सेम है। शुरुआत कैसे करेंगे इसकी, नंबर 1 वैल्यू ऑफ एस सेकेंड हैंड गुड, सेकेंड हैंड गुड, ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। रीजन इसका सेम है जो थोड़ी देर पहले किया था। अगला देखो जरा, दूसरा वैल्यू ऑफ ये एस सेम मतलब है इसका, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। रीजन इसका भी सेम है। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सी। यहां पे सी का मतलब कमीशन नहीं है, यहां पे सी का मतलब कमीशन नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे सी का मतलब है कंजप्शन, कंजप्शन, और वो भी सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन। और सेल्फ ये कंजप्शन लिखा भाई, थोड़ा साइड में लिख देते, कोई बात नहीं। यहां पे अगर लाइट आ रही है तो उसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, यहां लिखते हैं सेल्फ कंजप्शन, यहां लिखें या यहां लिखें, यहां भी ठीक है। सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन, ये जो सी है ये वाला, ये सी इस कंजप्शन को दिखा रहा है, सेल्फ कंजप्शन। ये दो तरह का होता है भाई, गुड्स का एंड सर्विसेज का, गुड्स का एंड सर्विसेज का, सर्विसेज का। देखो सेल्फ कंजप्शन मतलब हम खुद ही उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ कंजप्शन गुड्स का कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में आएगा, वो नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज का नेशनल इनकम में नहीं आता, यही तो बात है। अब रीजन इसका बहुत सिंपल है भाई, गुड्स का सेल्फ कंजप्शन इसलिए आएगा क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड हम कर सकते हैं। जो माल हम बाहर मार्केट में बेच रहे हैं वही माल अगर हम घर में यूज करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है। आपकी एक परचूनी की दुकान है, जनरल स्टोर है, उसमें आप पार्ले जी का बिस्किट बेचते हो, और अब उस पार्ले जी बिस्किट को आपने घर में यूज कर लिया, तो पार्ले जी बिस्किट का जो प्राइस है वो तो डिसाइडेड है, 5 रुपए का 10 रुपए का आता है, तो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है, इसलिए नेशनल इनकम में आएगा।
लेकिन सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, इसलिए वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। वेरी सिंपल। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो 1 2 3 ये हो गया और 4 ये वाला हो गया। अब 5 करते हैं इंटरमीडिएट गुड। 5 करते हैं इंटरमीडिएट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी। रीजन इसका यह है कि इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी फाइनल गुड का पार्ट होता है, तो जब फाइनल गुड हमने ले लिया तो इंटरमीडिएट गुड को अलग से ऐड नहीं करेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। इंटरमीडिएट गुड सेपरेटली उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड में मतलब फाइनल गुड में लग गया है और वो फाइनल गुड ऐड हो चुका है। दैट्स इट। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। इस स्टॉक का मतलब है चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर आती है। यस, आती है चेंज इन स्टॉक, क्योंकि जो माल हमारा बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक हो जाता है। चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक हमारा बच गया, नहीं बिका, तो वो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होता है और वो नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, कैसे लिखना है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया, अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई सजेशन है भाई लोग आपका, तो प्लीज आप सजेशन बताइए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो भाई शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।